सभी दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मेरा आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। दोस्तों, आज आपके लिए मुंशी प्रेमचंद का एक मशहूर अफसाना है, यानी मशहूर कहानी है पोस की रात। पोस की रात का आज हम आपको खुलासा बताएंगे और साथ में प्रेमचंद की अफसाना निगारी पर भी आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, हम हर इम्तहान का ख्याल रखते हैं, यही नहीं कि नेट को पढ़ा रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी या एमए उर्दू को। हम हाई स्कूल और 11वीं और 12वीं क्लास को भी मद्देनज़र रखकर आपकी इम्तहान की तैयारी पूरी कराते हैं। ये अफसाना जो है ये आपके मुख्तलिफ़ इम्तहानात में आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं पोस की रात का खुलासा। सबसे पहले प्रेमचंद पर हम नज़र डालते हैं। प्रेमचंद की अफसाना निगारी की सबसे अहम खूबी यह है कि उन्होंने देहात की ज़िंदगी की कामयाब तस्वीर कशी की है, समाजी मसाइल को अपनी कहानी का मौजू बनाया। प्रेमचंद की अफसाना निगारी का दूसरा अहम पहलू है वो ये कि वो एक इस्लाह पसंद इंसान हैं और समाज में फैली बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। गरीबों पर जुल्म, सरमायादारों और मज़ाहिब के ठेकेदारों की ज़्यादतियाँ, ऊंची ज़ात वालों का दूसरों को हक़ीर समझना और इसी तरह की दूसरी बुराइयां उन्हें तड़पा देती हैं। इसलिए उन्हें दूर करने की ख्वाहिश इनके दिल में पैदा होती है। चुनांचे अफसाने लिखते हैं और मिसाली किरदार भी पेश करते हैं। इनके अफसाने वाक़यात की तर्जुमानी करते हैं और जज्बाती खुलूस का भी अच्छा नमूना देते हैं। ज़ेरे नज़र अफसाना पोस की रात भी एक ऐसी ही कहानी है जिसके पस मंज़र में एक ऐसे किसान की ज़िंदगी का हाल बयान किया गया है जिसकी ज़िंदगी तमाम तर सहूलतों से महरूम है। जो अनाज वो मेहनत से पैदा करता है इस पर भी इसका हक़ नहीं है। किसान कर्ज़ के बोझ से दबा है, कड़ाके की सर्दी और कड़ी धूप से भी वो अपने को महफूज रखने के लायक नहीं है। किसान की बेबसी की दास्तान को प्रेमचंद ने पोस की रात में बड़ी खूबसूरती के साथ कलमबंद किया है। पोस की रात कहानी में प्रेमचंद ने एक गरीब और मकरूज़ किसान की कभी न ख़त्म होने वाली मुसीबतों को बयान किया है। हल्कू एक मफलूकुल हाल किसान है। मफलूक के मायने हैं दोस्तों मुफलिस और तबाह हाल, खस्ता हाल, यानी कि एक गरीब जो तबाह हाल है या मुफलिसी का मारा हुआ है वो किसान है जिसने पैसे जोड़कर 3 रुपये जमा किए थे ताकि पोस की रात में सर्दी से बचने के लिए एक कंबल ख़रीद सके। लेकिन अपने कर्ज़ ख्वाह की डांट डपट और गालियों के खौफ से हल्कू ने सर्दी में ठिठुरना गवारा कर लिया। हल्कू थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा कि पोस की रात सर पर आ गई है। बग़ैर कंबल के रात को वो किसी तरह खेत पर नहीं सो सकता। मगर शहना मानेगा नहीं, गालियाँ सुनाएगा, बला से जाड़े में मरेंगे, ये तो सर से टलेगी, यानी कि ये बला तो सर से टलेगी। जो हमें कर्ज़ दिया है वो कर्ज़ लेने वाला आएगा और हम इसको कर्ज़ दे देंगे। जो 3 रुपये हमने कंबल जोड़ने के लिए रखे थे तो वो उसको दे देंगे ताकि हमारी बला तो टलेगी, चाहे हम सर्दी में सो लें। कहानी का एक अहम किरदार कुत्ता भी है जिसका नाम जबरा है और जो अपने मालिक के लिए ख़ास तौर पर वफ़ादार है। अपने मालिक के हर खुशी गम में इसका शरीक बना रहता है। यही वजह है कि वो भी शदीद ठंड में भी अपने मालिक के साथ खेत पर चला जाता है। मालिक भी इससे अपने दिल की सारी बातें करता है, इसे मोहब्बत से गले लगाता है और इसे बेपनाह प्यार करता है। प्रेमचंद ने कहानी के चौथे और आखिरी हिस्से में ये बताने की कोशिश की है कि इंसान को हर काम दिल लगाकर करना चाहिए। जिस काम में दिल नहीं लगाया जाता वो काम कामयाबी के साथ अंजाम को नहीं पहुंचता। मिसाल सामने है, यूँ तो हल्कू खेत की हिफाजत करने के लिए आया था लेकिन शदीद ठंड ने इसे आग सेकने के लिए मजबूर किया। वो आग जलाकर सेकने लगा और जिसकी गर्मी पाकर वो बेफिक्र होकर सो गया।
رات کو نیل گائے کے غول نے اس کے کھیت کو برباد کر دیا۔ جبرا بھی کچھ نہ کر سکا، جس کے بھروسے سے ہلکو سو گیا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ باقی تھی۔ ہلکو نے سوچا کہ چاروں طرف سے پتیاں اکٹھی کر کر وہ جلائے اور اپنے ہاتھ تاپے اور بدن میں گرمائی لائے۔ جبرا بھی دم ہلاتا ہوا قریب آیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بھونکتا ہوا کھیت کی طرف لپکا۔ ہلکو نے محسوس کیا کہ جانوروں کا ایک غول اس کے کھیت میں آ گیا ہے۔ اس نے جانوروں کے چرنے کی آواز بھی سنی، مگر اس سرد رات میں کھیت کی طرف جانا اور پیچھا کر کے انہیں بھگانا اسے پہاڑ کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جب صبح وہ نیند سے بیدار ہوا تو چاروں طرف دھوپ پھیل گئی اور منی سامنے کھڑی کہہ رہی تھی کہ تم کہاں آ کر مر گئے اور ادھر سارا کھیت چوپٹ ہو گیا۔ پریم چند کے سبھی نقادوں نے اس کہانی کو سراہا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو پوس کی رات کا ایک متن پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی اس کا اقتباس پڑھ کر سناتے ہیں۔ ایک یا دو سنائیں گے اور امید ہے کہ اس سے آپ کو پورا خلاصہ مل جائے گا، اور کچھ سوالات بھی آپ کو بنائیں گے اس سے، اور وہ سوالات آپ کو اس اقتباس کی مدد سے آپ ان کو حل کر لیں گے۔ اقتباس ہے: ہلکو نے اپنی بیوی سے آ کر کہا، شہنا آیا ہے، لا جو روپے رکھے ہیں اسے دے دوں، کسی طرح گردن تو چھوٹے۔ یعنی جو کچھ پیسے جمع کیے تھے وہ قرض لینے آیا ہے کہ ہمارا پہلا قرض دے دیجئے تاکہ ہماری کچھ جان تو چھوٹے۔ منی بہو جھاڑو لگا رہی تھی۔ منی کون ہے؟ یہ ہلکو کی بیوی ہے۔ جھاڑو لگا رہی تھی، پیچھے پھر کر بولی، 3 ہی تو روپے ہیں، دے دوں تو کمبل کہاں سے آئے گا؟ ماگھ پوس کی رات کھیت میں کیسے کٹے گی؟ اس سے کہہ دو کہ فصل پر روپے دے دیں گے، ابھی نہیں ہے۔ ہلکو تھوڑی دیر تک چپ کھڑا رہا اور اپنے دل میں سوچتا رہا، پوس سر پر آ گیا ہے، بغیر کمبل کے رات کو وہ کسی طرح کھیت پر نہیں سو سکتا، مگر شہنا مانے گا نہیں، یعنی کہ شہنا مانے گا نہیں، وہ قرض لے کر ہی جائے گا۔ وہ گھڑکیاں دے گا، گالیاں دے گا اور گالیاں سنائے گا، بلا سے جاڑے میں ہم کیوں نہ مریں گے، یہ بلا تو سر سے ٹل جائے گی، ہم اس کا اگر قرض چکا دیں گے، یہ ہلکو کہتا ہے۔ یہ سوچتا ہوا وہ اپنا بھاری جسم لیے ہوئے جو اس کے نام کو غلط ثابت کر رہا تھا، اپنی بیوی کے پاس گیا اور خوش آمدانہ لہجے میں بولا، لا دے دے، گردن تو کسی طرح سے بچے، کمبل کے لیے کوئی دوسری تدبیر سوچوں گا۔ منی اس کے پاس سے دور ہٹ گئی اور آنکھیں ٹیڑھی کر چکے، دوسری تدبیر؟ ذرا سنو، کون سی تدبیر کرو گے؟ کون کمبل خیرات میں دے گا؟ نہ جانے کتنا روپیہ باقی ہے جو کسی طرح ادا ہی نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں تم کھیتی کیوں نہیں چھوڑ دیتے، مر کے کام کرو، پیداوار ہو تو اس سے باقی ادا کرو۔ چلو چھٹی ہوئی، باقی چکانے کے لیے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے، ایسی کھیتی سے باز آئے، میں روپے نہ دوں گی۔ ہلکو رنجیدہ ہو کر بولا، تو کیا گالیاں کھاؤں؟ منی نے کہا، گالیاں کیوں دے گا، کیا اس کا راج ہے؟ مگر یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی تنی ہوئی بھویں ڈھیلی پڑ گئیں۔ ہلکو کی بات میں جو دل ہلا دینے والی سچائی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی جانب ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے طاق پر سے پیسے اٹھائے اور لا کر ہلکو کے ہاتھ پر رکھ دیے، پھر بولی، تم اب کھیتی چھوڑ دو، مزدوری میں سکھ سے روٹی تو چین سے کھانے کو ملے گی، کسی کی دھونس تو نہ رہے گی۔ اچھی کھیتی ہے، مزدوری کر کے لاؤ، وہ بھی اس میں جھونک دو، اس پر سے دھونس الگ۔ اب کچھ سوالات ہیں دوستو، یہ دیکھیے کہ یہ اقتباس کس سبق سے ماخوذ ہے۔ سبق کا عنوان اور سبق کا نام دونوں لکھیے، تو اس کا جواب آپ دیں گے کہ یہ اقتباس سبق کا عنوان پوس کی رات اور مصنف کا نام پریم چند ہے سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے، یہ اقتباس لیا گیا ہے، پوس کی رات سے لیا گیا ہے۔
हल्कू ने जबरा को क्यों गोद में उठाया था? ये भी इसका सवाल है। गोद में क्यों उठाया था? कि हल्कू को बहुत जाड़ा लग रहा था और वो ठंड से बचने के लिए जबरा को गोद में उठा लिया। ये इसका जवाब है। जबरा हल्कू का कौन था? जबरा हल्कू का कुत्ता था जो बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार था। इंसान से ज़्यादा भी वफ़ादार कुत्ता होता है। इसके ये मायने प्रेमचंद ने दिखाए हैं। मुन्नी कौन थी? मुन्नी प्रेमचंद की बीवी थी जिसने कंबल के लिए एक एक पैसा करके 3 रुपये जोड़े थे। वो पैसे हल्कू ने ज़बरदस्ती ले लिए कि इससे कर्ज अदा हो जाएगा। मुन्नी अफसोस क्यों कर रही थी? जवाब दीजिएगा कि जानवरों के खेत खा जाने पर मुन्नी अफसोस जाहिर कर रही थी। अफसाना पोश की रात की रोशनी में प्रेमचंद की अफसाना निगारी पर नोट लिखिए। एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो ये आप लिख सकते हैं। अफसाना पोश की रात का आपको खुलासा भी बता दिया और प्रेमचंद की अफसाना निगारी पर भी बता दिया। आसानी से लिख सकते हैं। कहानी पोश की रात का खुलासा लिखिए। कहानी खाली पोश की रात का खुलासा भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा, हल्कू ने जबरा के साथ खेत में कैसे रात गुजारी, ये सब बातें आप लिख सकते हैं। कुछ किताबें हैं दोस्तों, अगर प्रेमचंद पर आपको तफसीली मुताला करना है तो एक किताब है प्रेमचंद एक मुताला। ये मुरतबा है सैयद जलीलुद्दीन इनकी लिखी हुई है। प्रेमचंद के नुमाइंदा अफसाने, ये दूसरी किताब है, डॉक्टर कमर रईस की है। प्रेमचंद कहानी का रहनुमा, ये डॉक्टर जाफ़र रज़ा की लिखी हुई है। प्रेमचंद हयात नौ, ये मानक टाला ने लिखी है। इसमें से कोई भी किताब आपको दस्तयाब हो जाती है तो इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों, आइंदा वीडियो तक के लिए अपने भाई मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।